हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डीलिंग विद द करंट अफेयर्स ऑफ 31st में। तो शुरू करते हैं, आज के टॉपिक्स देखते हैं। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एक्स्ट्राडिशन। ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी मेहुल चौकसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक अपना एयरक्राफ्ट भेजा है डोमिनिया में, ठीक है। तो उनको वापस लाया जाए इंडिया में सो दैट उनके ऊपर ट्रायल्स चल सकें, इसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक्स्ट्राडिशन क्या है इसको समझेंगे। देन वी विल लुक इनटू काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में ट्रेनीज़ के लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ लाई गई हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देन तियानजाऊ 2, ये देखो, ये चाइना का एक कार्गो है जो स्पेस स्टेशन, जो चाइना का स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है उसके लिए काम कर रहा है। तो इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है चाइना से के द्वारा। ओके, देन वी विल लुक इनटू मरीन पोल्यूशन। श्रीलंका के पास सिंगापुर का एक कार्गो बोट जो है वो बर्न हो गया है, उसमें आग लग गई है और उसके कारण श्रीलंका के आसपास वाला जो सी रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा मरीन पोल्यूशन हो गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देन ब्राज़ील को डिस्कस करेंगे। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसको डिस्कस करेंगे। देन वी विल लुक इनटू अ रिफॉर्म वेव लक्षद्वीप को डू विदाउट। तो ये एक एडिटोरियल है जो लक्षद्वीप के बारे में है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस एन एडिटोरियल ओनली अ ग्लोबल एफर्ट कैन टेम कोविड-19। तो किस तरह से ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत है कोविड-19 को कर्ब करने के लिए, इसके बारे में इस एडिटोरियल में बताया हुआ है। तो शुरू करते हैं एक्स्ट्राडिशन से। तो देखिए, मेहुल चौकसी को आप सभी जानते होंगे, इन्होंने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में जो लगभग 13,000 करोड़ का घोटाला किया है, ठीक है। इन्होंने इस पंजाब नेशनल बैंक के साथ फ्रॉड किया है अबाउट 13,000 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे इनको लेने के लिए हम एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स में लगे हुए हैं कि किसी तरह डोमिनिया जो एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की, वो हमें इन्हें वापस लौटा दे। तो देखो पूरा केस क्या है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। पीएनबी के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला किया, ठीक है, मेहुल चौकसी ने। उसके बाद जैसे ही ये घोटाला खुला तो ये डोमिनिया भाग गए, ठीक है। डोमिनिया की इन्होंने डोमिनिया नहीं, एंटीगुआ भाग गए और एंटीगुआ की इन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी 2017 में। अब क्योंकि एंटीगुआ की सिटीजनशिप इन्होंने 2017 में ले ली, अब ये एंटीगुआ के सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन नहीं हैं। इसके बाद जैसे ये केस खुला तो वो डोमिनिया भाग गए, ठीक है। डोमिनिया में इनको फिर वहाँ पे अरेस्ट किया गया है। अब डोमिनिया जो है वो बात कर रहा है कि इन्हें किससे लौटाया जाए, इसे एंटीगुआ को लौटाया जाए या फिर इन्हें इंडिया को लौटाया जाए, इसके ऊपर बात है सारी। तो इंडिया ने एक एयरक्राफ्ट भी भेजा है अपना, सो दैट ये इनको वापस लाया जा सके और इनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाई जा सके। तो ये एक्चुअल में इंडिया का नहीं है एयरक्राफ्ट, ये कतर एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है इन्हें वापस लाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे एक स्टेट यानी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से किसी पर्सन का रिटर्न मांगती है सो दैट उसके ऊपर जो पर्सन है उसके ऊपर ट्रायल्स चलाए जा सके रिक्वेस्टिंग कंट्री में। तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वन स्टेट अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ अनदर रिटर्न्स अ पर्सन फॉर ट्रायल फॉर अ क्राइम पनिशेबल बाय द लॉ ऑफ रिक्वेस्टिंग स्टेट एंड कमिटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ रेफ्यूजी। तो देखो यहाँ पे स्टेट ऑफ रेफ्यूजी कौन सा है, डोमिनिया। इन्होंने कमिट कहाँ किया है क्राइम, इंडिया। तो इंडिया इनसे मांग रहा है डोमिनिया से कि आप इन्हें वापस भेजिए सो दैट हम यहाँ पे इनके ऊपर ट्रायल प्रोसीडिंग्स चला सकें। और इंडिया में ये जो क्राइम इन्होंने किया है, इसको मतलब जो भी एक्ट इन्होंने किया है वो पनिशेबल है अंडर लॉ, तो इसीलिए इसको एक्स्ट्राडिशन में डाला जाएगा। अब एक्स्ट्राडिटेबल पर्सनस कौन कौन से होते हैं, मतलब किन की रिटर्न को रिक्वेस्ट किया जा सकता है दूसरी कंट्रीज से। तो एक तो वो जिनके ऊपर चार्जेस हैं लेकिन जिनको अभी तक क्रिमिनल कन्विक्ट नहीं किया गया है, या फिर जिनके ऊपर ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ है। वो जिनके ऊपर ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और कन्विक्टेड भी हैं और वो भाग गए हैं, या फिर वो जो कन्विक्टेड थे और उन्होंने एब्सेंशिया में कन्विक्टेड थे, मतलब कि वो एब्सेंट थे जब ट्रायल्स चल रहे थे उनके ऊपर, तब वो एब्सेंट थे और उनके एब्सेंटिज्म में ही उनको ट्रायल कर दिया गया, कन्विक्ट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब इंडिया में देखो, इंडिया एक्स्ट्रेडिशन एक्ट है 1962 का, ये इस पे सारी जो एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स है, जितने भी चीज़ें होती है एक्स्ट्राडिशन के अंतर्गत, वो इसी एक्ट के अंतर्गत इनका प्रोविजन है, ठीक है, इंडियन लॉ में। और नोडल अथॉरिटी कौन सी है, कॉन्सुलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो आपको कुल मिला के ये चीज़ें समझ आनी चाहिए यहाँ पे कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया। इंडिया में इसके लिए क्या प्रोविजन है, इसके लिए एक अलग से एक्ट है 1962 का। यहाँ पे नोडल
अथॉरिटी किसके पास है एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट करने की, एक्स्ट्राडिशन ट्रायल्स की, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कॉन्सुलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीजन के पास। ठीक है, एक दो चीज़ें मैं और बता दूं आपको। देखो यहाँ पे एक डुअल क्रिमिनलिटी का एक प्रिंसिपल चलता है। डुअल क्रिमिनलिटी का मतलब ये है कि जो कंट्री रिक्वेस्ट कर रही है रिटर्न के लिए और जिस कंट्री में वो पर्सन है, दोनों ही जगह पर जो भी एक्ट उस पर्सन ने किया है उसे क्रिमिनल पर्सपेक्टिव का माना जाना चाहिए। वो एक्ट जो है वो पनिशेबल होना चाहिए दोनों ही कंट्रीज में अंडर लॉ। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ एक्स्ट्राडिशन के ऊपर बात तभी कर सकता है जब इंडिया की उस कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड ट्रीटी हो। ठीक है, और ऐसा इंडिया में 50 कंट्रीज से ज़्यादा के साथ है। ओके, सो mark the correct statement about extradition. It can be initiated only in the case of under investigation cases. तो क्या ये एक्स्ट्राडिशन जो है ये सिर्फ अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस के लिए ही इनिशिएट हो सकता है? ये गलत है। ये अंडर इन्वेस्टिगेशन के लिए, अंडर ट्रायल्स के लिए, कन्विक्टेड तक के लिए भी ये जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। इट अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। मैंने आपको अभी बताया डुअल क्रिमिनलिटी यानी कि दोनों जगह उस एक्ट को क्रिमिनल माना गया हो। ठीक है, क्रिमिनल नेचर का माना गया हो जो भी एक्ट उस पर्सन ने किया है जिसके बारे में एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी यहाँ पे अप्लाई होता है। ये सही स्टेटमेंट है। तो ओनली 2 इज करेक्ट हियर। ओके, देन बात करते हैं अगली, काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग मोर फायर पावर ऑफ काजीरंगा घाट। तो यहाँ पे फायर पावर से रिलेटेड और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो कमांडोज इन ट्रेनिंग है उन्हें। ओके, तो अब काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली चीज़ कहाँ पे है? ये असम में है। दूसरी चीज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये डिक्लेयर हुआ था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है। 1985 में इसे डिक्लेयर किया गया था नेचुरल साइट के टैग के अंदर। ठीक है, कैटेगरी के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है और इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन डिक्लेयर करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल डिक्लेयर करता है। इसके अलावा देखो सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कोई सा नेशनल हाईवे निकलता है क्या? तो यस, नेशनल हाईवे नंबर 37 यहाँ से निकलता है। और यहाँ से कोई रिवर पास होती है तो डिफ्लू रिवर पास होती है यहाँ से। देखो डिफ्लू रिवर जो है वो पर्टिकुलर रिवर जो यहाँ से पास होती है। वैसे ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये ब्रह्मपुत्रा वैली रीजन में पड़ता है, इसीलिए ये फ्लड से काफ़ी ज़्यादा प्रोन होता है। लगभग हर साल यहाँ पे फ्लड्स आती हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इससे अडेप्टेबल भी है। बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ तो कौन कौन से स्पीसीज यहाँ मिलते हैं? तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन हॉर्न्ड राइनो जो है वो यहाँ पे मिलते हैं और लगभग 2/3 वन हॉर्न राइनो जो है पूरे वर्ल्ड के वो यहाँ मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सेकेंड हाईएस्ट डेंसिटी जो है वर्ल्ड की वन हॉर्न राइनोज की वो यहाँ पे मिलती है। ओके, इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर भी है, ये भी यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा वाइल्ड बफेलो भी यहाँ मिलती हैं, एलिफेंट्स भी मिलते हैं। एक चीज़ और, वन हॉर्न राइनो की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो देखो कुल मिला के 3 तरह के राइनोज वर्ल्ड में पाए जाते हैं। एक तो ये वन हॉर्न राइनो है, ठीक है। दूसरे हैं जावा के जो राइनोज होते हैं जिनको जावन राइनोज कहते हैं, और एक है सुमात्रा के राइनोज, ठीक है। तो जावा और सुमात्रा के जो राइनोज हैं इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है, जबकि हमारे जो वन हॉर्न राइनोज हैं जो इंडिया में सिर्फ वन हॉर्न राइनोज में मिलते हैं और ये जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में है IUCN रेड लिस्ट की। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपको क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे है, असम में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, असम में है ये। इट इज़ नोन फॉर फ्रीक्वेंट फ्लड्स ड्यू टू ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आती हैं, मैंने आपको बताया ऐसा होता है, ये सही है। इट इज़ होम टू बिग 4 स्पीसीज। तो 4 बिग स्पीसीज जो हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? राइनो एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो। तो देखो राइनो तो मैंने बात करी वन हॉर्न राइनोज की, एलिफेंट भी यहाँ पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं और एशियाटिक वाटर बफेलो भी। चारों के चारों सही हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बोथ 1 और 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। तियानजोउ 2। तो देखो तियानजोउ 2, एक तो चाइना वाले नाम क्या रखते हैं समझ ही नहीं आता है। तियानजोउ 2 ये बेसिकली क्या है, पूरा कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ। चाइना जो है 2030 तक एम कर रहा है कि वो एक मेजर स्पेस पावर बने। इसके लिए उन्होंने कई सारे स्पेस मिशंस निकाले हैं। एक सबसे बड़ा स्पेस मिशन जो है उनका वो है ये
तियांगोंग स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं वो बाय 2022। तो ये याद रखना है, बाय 2022 ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन अपना लॉन्च करना चाहते हैं स्पेस में। अब देखो आज की डेट में अगर देखें तो सिर्फ एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारा, ठीक है, ये इकलौता स्पेस स्टेशन अभी स्पेस में है, इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मेनली जो कंट्रीज के पीछे है वो यूएसए है, और इनके अलावा 4 और कंट्रीज हैं, ये याद होना चाहिए आपको, यूएस, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा, ठीक है, ये 5 कंट्रीज हैं। तो ये पांचों कंट्रीज इस स्पेस स्टेशन के पीछे हैं। अब स्पेस स्टेशन क्या होता है? स्पेस स्टेशन वो जगह होती है स्पेस में, या फिर वो आप कह सकते हैं मशीन या कुछ भी ऐसी हैबिटेबल जगह जहाँ पे साइंटिस्ट अपने स्पेस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और वहाँ के लिए अडाप्टेबल हों, ठीक है। तो एक स्पेस स्टेशन बनाया जाता है स्पेस में जहाँ पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। तो चाइना अपना ये स्पेस स्टेशन बना रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चाइना का कोई चाइना एक स्टेक होल्डर नहीं है, ठीक है, चाइना के कोई स्टेक्स नहीं है यहाँ पे। अब इसी स्पेस स्टेशन के लिए कई सारे मॉड्यूल्स वो भेज रहा है। पहले मैं आपको ये फिगर दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पे ये चाइना का जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है उसका ये फिगर है कि क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले तियानहे, ये तियानहे जो है ये एक कोर मॉड्यूल है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ था, 2021 में ही ये लॉन्च किया गया है तियानहे। इसके अलावा अभी जो लॉन्च किया गया है वो तियानजाऊ है, ठीक है। इसके बाद तियानजाऊ 3 भी यहाँ पे लॉन्च होना है, ये तियानजाऊ 2 है। इसके अलावा यहाँ पे वेंशियन और यहाँ पे मेंगशियन, ये क्या क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, और ये है शेंजाऊ। यहाँ पे इसमें क्रू जाएगा, ठीक है, कम से कम 3 एस्ट्रोनॉट्स की जगह है इस स्पेस स्टेशन में। तो देखो वापस आते हैं न्यूज़ कटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे चाइना जो है 2022 तक ये अपना स्पेस स्टेशन तैयार करना चाहता है, और इसी के लिए तियांजाऊ 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। इसे डिलीवरी गाय कहा जा रहा है, जो चाइना का स्पेस स्टेशन है उसका। ये लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट के थ्रू भेजा गया है, ठीक है। और ये जो है ये 8 घंटे के बाद उस जो जगह है जहाँ इसको पहुँचना है स्पेस में वो वहाँ पहुँच जाएगा। और ये जो है फर्स्ट कोर मॉड्यूल को फॉलो कर रहा है, जो कि है तियानहे। मैंने अभी आपको बताया एक तो तियानहे है, एक है तियानजाऊ। इसके बाद जो लॉन्च होगा वो होगा तियानजाऊ 3, ठीक है, ये तियानजाऊ 2 है। और ये किससे लॉन्च हुआ है? लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट से। तियानहे जो इससे पहले गया है वो लॉन्ग मार्च 5 से लॉन्च हुआ था, ओके। और इसमें कुछ चीज़ें और बता दूं, इससे पहले जुरोंग रोवर भी यहाँ पे गया था, ठीक है, ये अभी अभी की बात है, मई की। जुरोंग रोवर जो है ये मार्स के ऊपर गया है, वहाँ पे रोव करने के लिए, ठीक है, मार्स के सरफेस के ऊपर। तो ये याद रखना है आपको, जुरोंग क्या है? मार्स रोवर है। देन तियांजाऊ 2 है ये जो अभी भेजा है, ठीक है। और इसके अलावा 6 और मिशन होंगे इसके बाद। शेंजाऊ 12 और शेंजाऊ 13 भी यहाँ भेजे जाएंगे, जिसमें क्रू मेंबर्स को भेजा जाएगा, ओके। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ का नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है, और चाइना का क्या स्टेक है अभी स्पेस में, और कितना ज़्यादा चाइना अपने आप को ग्रो कर रहा है स्पेस में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। अच्छा, जो ये तियांगोंग है ये 10 सालों के लिए ऑपरेबल रहेगा, यहाँ पे ऑपरेट कर पाएगा। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट याद रखना। चाइना इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मेंबर है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो चाइना अपना तियांगोंग भेजता ही क्यों, ठीक है, तो ये गलत है। चाइना इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय तियांगोंग नेम्ड तियांगोंग बाय 2022। तो 2022 तक चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है, ये सही है। रिसेंटली चाइना ऑल्सो लॉन्च्ड इट्स लूनर रोवर नेम्ड जुरोंग। तो चाइना अपना एक लूनर रोवर जुरोंग भेज रहा है, अब भेज चुका है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि जुरोंग भेजा है, ये रोवर भी है, लेकिन ये लूनर रोवर नहीं है, ये मार्स रोवर है, मार्स पे भेजा है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट ही पूछा है तो ओनली 1 and 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि जैसे लूनर रोवर की बात करी तो अभी चाइना ने कौन से लूनर मिशंस भेजे हैं, मून के ऊपर कौन से मिशंस भेजे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। मरीन पॉल्यूशन, अब देखो, अब श्रीलंका जो है वो सू करने वाला है सिंगापुर को ओवर पॉल्यूशन, ठीक है, वेसल ओनर्स को पॉल्यूशन के ऊपर। तो सिंगापुर के वेसल ओनर्स को ये पॉल्यूशन के ऊपर सू करने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सिंगापुर का एक कार्गो करियर था जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है MV एक्सप्रेस पर्ल, ठीक है। इसने क्या किया, ये गुजर रहा था तो इसके श्रीलंका के आसपास से, तो यहाँ पे इसमें आग लग गई, और ये कैरी क्या कर रहा था, ये कैरी कर रहा था नाइट्रिक एसिड और प्लास्टिक के रॉ मटेरियल।
तो क्योंकि इस कार्गो वेसल में आग लग गई तो ये जो पूरा मटेरियल था वो ओशन में बह गया, ठीक है, रिवर में जो सी है उसमें बह गया, और इसीलिए यहाँ पे मरीन पॉल्यूशन की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और यहाँ पे टन्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ग्रेन्यूल्स हैव इनंडेटेड इन द बीचेस, तो बीचेस में टन्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ग्रेन्यूल्स जमा हो गए हैं। फिशिंग के ऊपर अब बैन लगानी पड़ सकती है श्रीलंका को कुछ समय के लिए, जब तक ये पॉल्यूशन क्लियर ना हो, ठीक है। तो इसका जो इकोनॉमिक लॉस होने वाला है श्रीलंका को, हमने डिस्कस किया था 1-2 दिन पहले ही कि श्रीलंका की ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन पूरी खस्ता है, ठीक है। तो अब उसमें ये भी नुकसान हो जाएगा तो श्रीलंका को गुस्सा तो आएगा ही सही, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सू करने की बात की है वेसल ओनर्स को। तो अब पहले तो डिस्कस करते हैं क्या पोजिशन है, क्या लोकेशन है। तो यह है हमारा इंडिया, हमारे नीचे है ये श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मलेशिया और सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक छोटी सी सिटी काइंड ऑफ है सिंगापुर, ठीक है। तो ये सिंगापुर जो है यहाँ से इसकी वेसल जा रही थी और ये वेसल यहाँ कहीं पे ये बर्न हो गई, ये जल गई, ठीक है। तो इसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन हुआ है, मरीन पॉल्यूशन। चलो इतना तो बता दिया मैंने। अब मरीन पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखो मरीन पॉल्यूशन जो है अलग अलग कॉजेस से हो सकता है। सीवेज के कारण हो सकता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट जब रिवर्स से होते हुए फाइनली ओशंस में या सीज में गिरता है तो वो मरीन पॉल्यूशन कर सकता है। अच्छा मरीन पॉल्यूशन का मतलब मैं ओशन के पॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। रिवर पॉल्यूशन या जो नॉर्मल वाटर पॉल्यूशन होता है कंट्रीज में उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ओशंस के या सीज के पॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल वेस्ट से हो सकता है। इस तरह की वेसल्स से जब लीक हो जाता है कुछ ऐसा मटेरियल, प्लास्टिक्स रिलीज हो जाते हैं, या कई बार ऑयल स्पिल्स भी हो जाते हैं शिप्स पे से, जो क्रूड ऑयल ले जाती है ना शिप्स, वो जब लीक कर जाते हैं उनमें से ऑयल, तो क्रूड ऑयल जो स्पिल हो जाता है वो एक बड़ा रीज़न है, ठीक है, इस मरीन पॉल्यूशन का। प्लास्टिक जो है वो एक बड़ा रीज़न है, आपने सुना होगा प्लास्टिक गायर्स के बारे में पैसिफिक ओशन में। ये सब जो है ये कॉजेज हैं। अब बात करें इसके कॉन्सिक्वेंसेज या इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनके सर्वाइवल के रेट कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है ओशंस में, तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है। देन कोरल ब्लीचिंग होने लगती है। क्या होता है ना, देखो जब ओशंस के ऊपर एक परत जमा हो गई ऑयल की, प्लास्टिक्स की, तो सनलाइट का जो वे है वो रुक जाता है कोरल्स तक के लिए। और क्योंकि सनलाइट अगर कोरल्स तक नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी और कोरल्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा ऑक्सीजन का कमी हो जाती है इसमें। देखो क्या होता है, जब इंडस्ट्रियल वेस्ट, सपोज यहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर्स से होता हुआ जब ओशन में गया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन जमा हो गया, ठीक है, एनरिच हो गया यहाँ पे न्यूट्रिशन सीज में, तो इसके कारण एल्गी जो है बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगे, एल्गल ब्लूम हो गया यहाँ पे, और एल्गल ब्लूम होने के कारण यूट्रोफिकेशन हो गया। यूट्रोफिकेशन एक एनवायरनमेंट का फिनोमेना है जिसको कहते हैं, जिसके कारण डेड जोन्स बन जाते हैं। मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन पहुँच जाता है किसी सी में, किसी वाटर बॉडी में, तो उसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म होते हैं उनका, ठीक है, बहुत ज़्यादा एल्गीज जन्म लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन बचेगी कहाँ जब सभी कंज्यूम कर लेंगे तो इसको कहते हैं डेड जोन, डेड जोन का क्रिएट होना, या फिर इस पूरे फिनोमेना को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, तो एक है इंटरनेशनल कन्वेंशन जो लंदन कन्वेंशन है, वो इससे रिलेट करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ग्लोबल एक्शन प्लान भी है जो मरीन पॉल्यूशन से रिलेट करता है। देन एक कन्वेंशन है मार्पोल। मार्पोल जो है 1973 का कन्वेंशन है जिसका फुल फॉर्म ही होता है मरीन पॉल्यूशन। ओके, तो ये सारी मैंने आपसे चीज़ें डिस्कस कर ली। अच्छा, कुछ कंजर्वेशन के लिए, कुछ मरीन रीजन्स के यानी कि ओशंस के कंजर्वेशन के लिए क्या हो सकता है। अच्छा, एक ओशन एसिडिफिकेशन भी इसका एक कॉज हो सकता है, ठीक है, मरीन पॉल्यूशन का। इसके कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करें, एग्रीकल्चर वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले ट्रीट करें और फिर ही वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करें, और हम खुद अपने इंडिविजुअल लेवल पे ग्रीन लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना कि ऑयल स्पिल्स ना हो, लीकेज ना हो वेसल्स से, इसका सबका ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मार्पोल कन्वेंशन ऑफ 1973 एड्रेसेस मरीन पॉल्यूशन बाय शिप्स। मैंने अभी आपको बताया मार्पोल कन्वेंशन जो है वो मरीन शिप्स जो हैं उनसे जो मरीन पॉल्यूशन होता है उनको एड्रेस करता है, ये सही स्टेटमेंट है। बायो रेमीडिएशन टेक्निक कैन बी यूज टू रिमूव एंड ट्रीट ऑयल स्पिल्स। देखो इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता देती हूँ।
ऑयल स्पिल्स की हमने बात करी कि जो यहाँ से ओशंस में से वेसल्स निकलती हैं, बोट्स निकलती हैं या शिप्स निकलती हैं जो क्रूड ऑयल को कंटेन करती हैं। जब क्रूड ऑयल यहाँ पे लीकेज हो जाता है इसका ओशन सरफेस पे, तो उसको कहते हैं ऑयल स्पिल। इसको क्लियर करने के लिए बायो रेमेडिएशन एक टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑयल सरफेस पे छोड़ा जाता है, ओशन सरफेस के ऊपर छोड़ा जाता है। और जैसे कि सूडोमोनास जो है एक बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, ये जो सूडोमोनास है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ पे फिर इस ऑयल स्पिल को क्लियर करने का काम करता है। तो यहाँ पे मेनली ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं बायो रेमेडिएशन टेक्निक में। तो ये सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। ब्राज़ीलियन स्टेज मोर प्रोटेस्ट अगेंस्ट बोल्सोनारो। तो बोल्सोनारो कौन है यहाँ पे, देखो बोल्सोनारो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और इनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये एलिगेशंस लग रहे हैं इनके ऊपर कि इन्होंने कोविड को ढंग से ट्रीट नहीं किया, कोविड को सीरियसली नहीं लिया, ऐसा बोल दिया कि ये तो छोटा सा फ्लू है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाने गई हैं। आफ्टर यूएस सबसे ज़्यादा जाने जो गई है कोविड के कारण वो ब्राज़ील में गई हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ब्राज़ील की लोकेशन। सबसे पहले साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका में देखो, अब पहले लोकेशन देखते हैं। ब्राज़ील ये रहा, सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील यहाँ पे। इसके बाद ऊपर वेनेजुएला है, कोलंबिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्वेडोर देखो ब्राज़ील से टच नहीं करता, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, यूराग्वे, अर्जेंटीना एंड चिली, ठीक है। अब देखो सबसे पहले चीज़ देखना है ब्राज़ील से कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं। तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो टच करती हैं एक्सेप्ट इक्वेडोर एंड एक्सेप्ट दिस चिली, ठीक है। तो चिली और इक्वेडोर के अलावा सारी कंट्रीज इससे टच करती हैं। सिर्फ 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, बोलीविया एंड पैराग्वे, ओके। और हल्का फुल्का आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। वेनेजुएला इज़ एन इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है। और जो कोलंबिया है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो कोलंबिया के बारे में ये फेमस है कि देखो इधर आता है पैसिफिक ओशन और इधर आता है अटलांटिक ओशन। तो इकलौती कंट्री है जो दोनों को टच करती है, पैसिफिक ओशन को भी और अटलांटिक ओशन को भी। फिजिकल मैप की बात करते हैं तो देखो ऊपर है कैरिबियन सी, ये है नॉर्थ पैसिफिक और ये है साउथ नॉर्थ अटलांटिक। ये जो रीजन है ना ये ऊपर, ये है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका और ये जो साउथ अमेरिका है उसे दोनों को मिला के कहा जाता है लैटिन अमेरिका। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले ये है हमारा अमेजन बेसिन, यहाँ पे पिछले साल आग भी लगी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। फिर यहाँ पे माटो ग्रासो, ये ग्रासलैंड है, माइंस है यहाँ पे गोल्ड की। फिर यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है। यहाँ पे पंपास ग्रासलैंड है, ये अर्जेंटीना में है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत फेमस है। पेंटागोनियन डेजर्ट है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये हैं एंडीज माउंटेन रेंजेस, ठीक है, एंडीज है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इक्वेडोर है, यहाँ पे कोटोपेक्सी वोल्केनो भी है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा लानोस, ये एक ग्रासलैंड है, ठीक है। लानोस और पंपास 2 ग्रासलैंड्स है साउथ अमेरिका में, ठीक है। चलो ये सब तो ठीक है, देख लिया हमने, और कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। बोलीवियन प्रेरीज, ये भी एक यहाँ पे ग्रासलैंड है, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा देखो, यहाँ पे एक स्टेट आती है, स्टेट ऑफ मैगलन, ठीक है। और यहाँ आते हैं फाकलैंड आइलैंड्स। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि फाकलैंड आइलैंड्स कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, स्टेट ऑफ मैगलन कहाँ है, तो ये सब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इक्वेटर यहाँ से निकलता है, ठीक है, ऊपर से, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलता है। तो 2 मेजर जो लैटिट्यूड्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से निकलता है, इक्वेडोर, ब्राज़ील एंड कोलंबिया, ये 3 कंट्री से ये निकलता है। और जो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कहाँ कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से, ठीक है। फिर ये निकलता है चिली से और निकलता है पैराग्वे से। तो ये 4 कंट्रीज से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साउथ अमेरिका। यूराग्वे इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। यूराग्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, गलत। सिर्फ 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, एक है पैराग्वे और एक है बोलीविया, सिर्फ 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। पेरू शेयर्स बॉर्डर विथ कोलंबिया, चिली, ब्राज़ील एंड बोलीविया। तो ये कोलंबिया, चिली, ब्राज़ील, बोलीविया से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। ये देखो पेरू है, पेरू के पास पास क्या है, एक तो इक्वेडर है, फिर कोलंबिया है, फिर ब्राज़ील है, बोलीविया है और चिली है, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स, ये जो सारी प्लेसेस दी हैं वो सही हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि, ओके। देन वी हैव एन एडिटोरियल। देखो एडिटोरियल जो है ये इस
इशू के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। देखो, लक्षद्वीप के बारे में हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले। तो लक्षद्वीप जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, कहाँ पे, अरेबियन सी में है, इंडियन ओशन के केरला के सबसे पास में पड़ती है। जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे हमारा केरला है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। अब मैं इसके प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करूंगी, यहाँ पे हम वो पहले से कर चुके हैं। इसके बारे में हमको ये जो पता होना चाहिए वो ये है कि जो लक्षद्वीप है ये एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अपना एक एजेंट, अपना एक एडमिनिस्टर भेजती है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी कहलाता है, और वो यहाँ पे इसको एडमिनिस्टर करता है। यूजुअली ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हो सकता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रफुल्ल पटेल जो पहले बीजेपी से पॉलिटिशियन रह चुके हैं, उन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने कई सारे ऐसे लॉज यहाँ पे पास किए हैं जो माना जा रहा है कि यहाँ के कल्चर के अगेंस्ट है, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक तरह से आप देखो, एक तो कल्चर का भी इशू है और एक एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का भी इशू है, ठीक है। तो एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, हमेशा ही इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो कौन कौन से एक्ट्स इन्होंने पास किए हैं। एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है, और लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन है, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन है। तो कुल मिला के क्या हुआ है, देखो यहाँ पे एक पास किया गया है एक्ट जिसमें वाइडनिंग की बात की गई है रोड्स की। तो यहाँ पे कुल जो सबसे बड़ी लेंथ है रोड की वो है 11 किलोमीटर। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि भाई 11 किलोमीटर जितने रोड्स के ऊपर क्या वाइडनिंग कर रहे हो आप, यहाँ पे तो इतनी व्हीकल्स भी नहीं है, तो आप लोगों को क्यों फालतू में डिस्प्लेस कर रहे हो। देन यहाँ पे जो नॉनवेज था, वैसे पहले स्कूल्स में नॉनवेज सर्व होता था, उसके ऊपर हॉल्ट कर दिया गया है उसको। फिर बीफ के ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं काउ स्लॉटर को लेकर, यहाँ पे तो उतनी काउस भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है जो डेवलपमेंट प्रोसेस को लेकर काम करेगी, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा जल्दी क्लियरेंस दे देगी, ये सारी बात है। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि आप डेवलपमेंट की आड़ में एनवायरनमेंट को भूलते जा रहे हो, एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है यहाँ का, ठीक है। तो उसको लेकर भी चीज़ें बोली जा रही है ऐसी। एक गुंडा एक्ट पास किया गया यहाँ पे, गुंडा एक्ट। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन इनको जो गवर्नमेंट ये जो पास करती जा रही है लॉज को, अगर उसके अगेंस्ट को खड़ा होता है तो गुंडा एक्ट के अंदर उसको सीधा अंदर डाल देंगे। तो इसके ऊपर एलिगेशन ये भी है कि यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्राइम रेट है, बहुत कम रेट है इसका, पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, एवरेज के पर्सपेक्टिव से तो बहुत कम क्राइम रेट है यहाँ पे, प्रिजन्स खाली रहते हैं, फिर क्या ज़रूरत है इस गुंडा एक्ट की। तो ये सारी चीज़ें बोली जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रफुल्ल पटेल है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहाँ के, उन्होंने कहा है कि मैं इस आइलैंड को मालदीव्स जैसा डेवलप करना चाहता हूँ, सो दैट यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। तो अब जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं कि मालदीव्स जो मॉडल है वो सूटेबल ही नहीं है लक्षद्वीप के लिए, क्योंकि मालदीव्स अलग चीज़ है। मालदीव्स में वाटर बंगलोज थे, अब हमारे यहाँ तो मानसून आता है लक्षद्वीप से होता हुआ, तो वाटर बंगलोज सस्टेन कर पाएंगे क्या। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इन्होंने और भी बताई है। इन्होंने बताया राजीव गांधी के टाइम पे एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। राजीव गांधी के टाइम पे इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें ये कहा था कि हम जो यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे लक्षद्वीप का, वो एनवायरमेंटली साउंड होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सप्लॉइटेशन होगा मिनरल रिसोर्सेज का, वो इस तरह से होगा कि यहाँ के जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनसे लाइंस पे हों, और यहाँ की कम्युनिटी जो है, यहाँ के जो लोकल पीपल हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ें बताई है कि डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटी है ये हमेशा से। जब जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं हुआ था, उससे पहले भी यहाँ पे पंचायत वाला सिस्टम चलता है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फ्लोरिशिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री है। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है जो 3 अलग अलग इकोसिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करता है इंडिया को, लैंड, लेगून एंड ओशंस वाला। फिशरीज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों का। मेनली जो रिलीजन है आसाम, यहाँ पे इस्लाम है, और ये एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है कि लैंड ओनरशिप जो है, जो लैंड ओनरशिप से रिलेटेड लॉज हैं, वो इस तरह से बनाए जाने चाहिए कि वो इन्वेस्टर्स के फ़ायदे के लिए ना हो, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा फोकस ना करें। इनफैक्ट जो यहाँ के लोकल पीपल हैं उनके फ़ायदे की बात करें, उनको एम्प्लॉयमेंट दे, उनको ज़्यादातर अट्रैक्ट करें, ठीक है, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बात करें। तो ये कुल मिला के बात की गई है। फ्रेजाइल कोरल इकोसिस्टम है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारी चीज़ें करनी चाहिए। ऑलरेडी सोलर पावर पे चलता है, 10% जो है कवर्स 10% ऑफ द नीड्स। तो जो
इस पूरे आइलैंड की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं उसमें 10% सोलर पावर का योगदान है। वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, नवोदय विद्यालय हैं, एजुकेशन में कोई ऐसा कोई कमी नहीं है, ठीक है। फिर वर्नाकुलर बिल्डिंग ट्रेडिशन है, यहाँ के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाती है, और विंड पावर्ड प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, डिसैलिनेशन के लिए। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली आइलैंड है ये और यहाँ पे लोग इतने पुअर नहीं हैं, ठीक है। तो इसको लेकर बात की गई है कि यहाँ पे ऐसे कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है नहीं। और कुछ भी बातें कही गई हैं कि यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्राइम रेट इतना कम है। यहाँ पे पंचायत रूल्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। तो अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात माने तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.4 है, जो नेशनल एवरेज से बहुत कम ऑलरेडी है, ठीक है। तो कुल मिला के जो आप रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं, हो सकता है उसका इंटेंशन अच्छा हो, आप डेवलप करना चाहते हो पूरे आइलैंड को, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये कोरल्स के, इकोसिस्टम के, लोगों की इनकम्स के, लोगों के लाइवलीहुड के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर ये पूरी बात की गई है इस आर्टिकल में। ओके, देन बात करते हैं ओनली अ ग्लोबल रिफॉर्म, ग्लोबल एफर्ट कैन टेम कोविड-19। तो कोविड-19 को कर्ब करने के लिए एक ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत है, ये पूरी बात करते हैं इस आर्टिकल में। तो केसेस किस तरह से इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक रही है। थैंकफुली अब जो केसेस हैं वो डाउनफॉल पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी जगह ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न का नाम दिया गया है, ठीक है, जैसे 4 वेरिएंट्स हैं जिन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया गया था। और ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों बने, क्योंकि किसी एक कंट्री में इनका ओरिजिन देखा गया और बाकी सारी कंट्रीज में, लगभग 40 कंट्रीज 50 कंट्रीज में जो B1617 वेरिएंट है वो पाया गया है। तो एक वेरिएंट एक कंट्री तक सीमित नहीं है, अलग अलग कंट्रीज में फैल रहा है। इसीलिए ज़रूरत है एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की, क्योंकि अगर हम एज इंडिया की बात करें तो इंडिया पूरा वैक्सीनेट हो भी जाएगा तो भी आप ये नहीं कह सकते कि कोविड खत्म हो गया, क्योंकि कोविड किसी और फॉर्म में अलग म्यूटेशंस के साथ वापस आ सकता है। सेम चीज़ यूएस के साथ हुई। यूएस पहले देने को तैयार नहीं था वैक्सीन वगैरह, लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो कांग्रेस है उन्होंने समझाया, जो प्रेसिडेंट हैं और जो उनके लोग हैं, कि जो कोविड है ये एक ग्लोबल इशू है। इसको आप ये नहीं समझ सकते कि आपने यूएस को पूरा वैक्सीनेट कर दिया तो अब यूएस पूरी तरह से फ्री हो गया। ग्लोबली ये पूरा जो वायरस है ये वेरिएंट्स के फॉर्म में म्यूटेट करके ट्रैवल कर रहा है और ज़्यादा खतरनाक होकर आ रहा है। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है, मास वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अभी आप देख रहे हैं कि पहले वैक्सीन हेजिटेंसी थी, लोग नहीं लगवा रहे थे, लेकिन अब वैक्सीन की शॉर्टेज पड़ रही है, लोग खुद से आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएं। वैक्सीन मैत्री की भी काफ़ी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था। इसमें ये कहा था कि जो कंट्री की जो सरकार है हमारी, वो एक्सपोर्ट कर रही है वैक्सीन्स को, जब हमारे खुद के देश में वैक्सीन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, देखो ग्लोबल लेवल पे हमें कर्व करना है तो हमें जो पुअर नेशन है हमारे आसपास की, जो डेवलपिंग नेशन हैं, उन तक भी ये हेल्प पहुँचानी पड़ेगी। शेयरिंग नो हाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो कंट्री है उसकी जो भी जैसे हमारे यहाँ 2 वैक्सीन बन रही है, वो अपना नो हाउ शेयर करें। इंडिया ने ये कहा है कि जो उनकी भारत बायोटेक की कोवैक्सिन है उसकी जो प्रोडक्शन मेथड है वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ, बाकी कंट्रीज़ की फैक्ट्रीज़ के साथ, फर्म्स के साथ शेयर करने को तैयार है। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में कुछ इश्यूज़ हैं, IPR रिलेटेड, इंटरनेशनल पेटेंट राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक वेवर प्रपोजल की भी बात की थी, ठीक है। इसमें ये कहा था इन्होंने कि जो मेजर फर्म्स हैं जो वैक्सीन डेवलप कर रही हैं, उन्हें कुछ टाइम के लिए अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको वेव ऑफ करके बाकी कंट्रीज़ की मदद करनी चाहिए, बाकी फर्म्स को ये वैक्सीन प्रोड्यूस करने देनी चाहिए, सो दैट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हो पाए। तो कुल मिला के ये सारी बातें इसमें की गई हैं कि कुल मिला के एक ग्लोबल एफर्ट की ज़रूरत है सारे इस कोविड को कर्ब करने के लिए। सो यहाँ पे हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।